नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA G2 साहित्यिक हिंदी, प्रथम सेमेस्टर। इसके अंतर्गत हम आज जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं उसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी, जिसके अंतर्गत कथा साहित्य में कहानी देख रहे हैं। नाम है सजा। इस कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी आज यह कहानी आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रथम, मनु भंडारी। इस लेखिका का जीवन परिचय इस प्रकार से है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। मन्नू भंडारी ने दिल्ली में अध्यापन कार्य किया तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की वह अध्यक्षा रहे थे। इन्हें लेखन का संस्कार जो है पिता श्री सुख संपत राय भंडारी से पैतृक रूप से ही प्राप्त हुआ है। इनका विवाह हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक राजेंद्र यादव के साथ हुआ था। साथ ही इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनका साहित्य इस प्रकार से है। उपन्यास महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। कहानी संग्रह इस प्रकार से प्रकाशित है। पहला है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां और संपूर्ण कहानियां। यह इनके कहानी संग्रह है। साथ ही इन्होंने नाटक भी लिखा है। उसका नाम है बिना दीवारों के घर। बाल साहित्य भी लिखित है, जिसमें 2 कृतियां प्रमुख है, आस माता और आंखों देखा झूठ। इस प्रकार का इनका साहित्यिक परिचय है। हम मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी सजा देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रथम भाग देखेंगे। कहानी इस प्रकार से है। पापा का कार्ड आया है, चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा, पहले की तरह स्थगित नहीं। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा न हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, न प्यार न आने के लिए कुछ। पूरे साल में पप्पा का यह पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही न हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदली हूँ? मुन्नू क्या कम बदला है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो। पर रह रह कर मन कांप जाता है। पहली बार भी तो सब यही कहते थे, तब मैं एकदम ना समझ थी, फिर भी ज्यादा नहीं समझती थी। पप्पा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों का
दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा ही तो काम करने लगी हूँ। मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती थी, उनसे करवा लो, देखो कोई भी काम। पर वे क्यों ये सब काम करें? भगवान कभी उन्हें ऐसे बुरे दिन न दिखाए। क्या पापा सचमुच छूट जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था, तब दादी बाबा चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी गए, पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था। पर मैं तो बड़ी थी, 9वीं का इम्तिहान दे चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस की बातें पता थी, फिर भी मुझे नहीं ले गए थे। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा रही थी, पर मुन्नू को बार बार समझाती जा रही थी, और कोई चाहे मुझे बड़ा न समझता, पर वह तो समझता ही था। 12 बजे दीदी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठकर हथेलियों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेरा, मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। सबको रोते देख हम दोनों भी खूब रोए। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी, पर वह हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है? हाय हाय, बेचारी के पिता को जेल हो गई। आपस में दबी दबी जबान में कहती, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। तभी ठाठ थे आशा जी के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूं कि पप्पा ने कुछ नहीं किया है। बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं, तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन सी चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं? पांडवों ने क्या किया था, फिर भी अज्ञातवास किया या नहीं? तब जब ग्रह बिगड़ते हैं, तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग क्यों नहीं समझते? अम्मा ने मुझे समझाया कि हमारे बुरे दिन है, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो। और मैं समझ गई। तभी तो उन लोगों से कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ में नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ बढ़ती है। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वह इंग्लैंड से जैसे ही लौटे, सीधे घर आ गए थे। कितने बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर कि यह सब कैसे हो गया। आज के जमाने में तो गुनहगार अपने को साफ बचा कर ले जाते हैं। लाखों हजम करके मूछों पर ताव देते घूमते हैं। फाइलों की फाइल गायब करवा देते हैं, और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए सजा भोगते जा रहे हैं। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचा किए सब सुनते रहे। वो बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने। जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगा था, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था। वह हाई कोर्ट में अपील मंजूर करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगे थे। वो शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा ली। मैं सोच रही थी अब पप्पा कितना प्यार करेंगे हमें। कितने दिनों से घर में मनहूसियत छाई हुई है, वह दूर हो जाएंगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मुन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज की जीत कर बैठता, मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे पूरे ग्रह आए हुए हैं, किसी भी चीज की जीत मत किया कर। पर वह ग्रह वह कुछ नहीं मानता, रोए ही चला जाता। अपील मंजूर होने पर मैंने सोचा था अब हमारे बुरे दिन टल गए, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब मैं नहीं जानती थी कि अपील मंजूर हो जाना मुकदमा जीतना नहीं होता। मुकदमे की शुरुआत होती है, असली लड़ाई, असली परीक्षा। मुझे 10 दिन पहले की बात याद आई।
3 साल चलने वाले मुकदमे का फैसला सुनाकर दादी, बाबा और अम्मा ने तो घर में घुसते ही रोना धोना मचा दिया था। पप्पा थोड़ी देर बाद चाचा के साथ टांगे पर आए थे और आते ही बात करना तो दूर, बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीची नजर किए वह ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पप्पा? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर जाए। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आई। दरवाजा ही नहीं खोलते बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। यो घर वालों के साथ तो रोई, मैं रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था, अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया है मेरे पप्पा को? 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारे और देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा वह मेरे पप्पा नहीं है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में सामने लगा कि अब शायद पप्पा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वह एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? जो मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो? शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाजा तो खोला पप्पा ने, पर बात किसी से नहीं की थी। बस तकिए में मुंह गड़ा कर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पप्पा हमारे हैं और ये सब इस तरह कर रहे हैं, मानो हम कुछ है ही नहीं। पप्पा पर पहला हक मेरा है, और वह भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मनाने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी जल्दी अलीगढ़ से चले जाए तो अच्छा हो। तभी शायद पप्पा हमसे पहली तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही, स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी। अपील मंजूर करवा कर मामा और चाचा जी चले भी गए। दादी और बाबा तो घर के ही हैं, पर पापा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे उठकर आई तो बोली, माँ जी, मुन्नू को आप गांव लेती जाइए, वहां के स्कूल में डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बातें हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोई खूब रोई। मैं किसी को भी रोता देखती तो बिना कारण जाने ही रोने लगती। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मुन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा वह गांव में? वहां का स्कूल भी कोई स्कूल है? यहाँ इतने अच्छे स्कूल है। पापा वैसे चाहे सारे दिन चुपचाप पड़े रहे, पर इस मामले में वह कभी कुछ नहीं रहेंगे। पर पापा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा के साथ बैठकर ही यह सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पप्पा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पप्पा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आंसू पोंछ दूं, उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पप्पा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर भी पप्पा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी। पर पप्पा छोड़ने नीचे नहीं आए, कुछ स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? मुन्नू के जाते ही हमारा घर सुना ही नहीं हुआ, उसमें बहुत कुछ रद्दो बदल भी हो गया।
और फिर मुन्नू ही क्यों, धीरे धीरे सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पप्पा अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पप्पा वह बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते या कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते भी। मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं वह क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। कितनी ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए वही सच्चा पुरुष है। मेरा मन होता पापा को यह बात समझाओ, पर क्या पापा यह सब नहीं जानते? फिर इस तरह मुंह छुपाकर तो वह पड़ा रहे जिसने सचमुच चोरी की हो। पापा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वह सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं। पर उन्हें कैसे समझाती? अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। रात तो जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ये कमरे भट्टी की तरह चलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीते रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते, तब तक सब कुछ चुपचाप सहन करना है। जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। मुन्नू को छठवे में भर्ती करवा दिया है और वह खुश है। हम सबने भी मान लिया था कि वह खुश ही होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबकी खुशी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपए मिलेंगे, जिन्हें वह पप्पा के पास भेज देंगे। 50 रुपए उमेश चाचा जी भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर और धुंध भरी आंखें घूम गई। इस बुढ़ापे में वह अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इन 75 रुपए में ही उन्हें घर चलाना है। तब मुझे भी पहली बार पापा पर गुस्सा आया कि क्यों उन्होंने सस्पेंशन के दौरान मिलने वाली आधी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। कितना समझाया था कि कांत मामा ने, चाचा जी तो एक तरह से नाराज ही रह हो गए थे। पर पापा की एक ही जिद, जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाता, ऑफिस से एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैंने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं लाती थी। कभी कभी सोचती पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए। इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती इससे तो पप्पा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते और एक पंखा भी रख लेते। इस उम्र में तो चमड़ी जैसे उबली जाती है। ईमानदारी करने करके ही कौन बड़ा सुख मिल रहा है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहा तो कुछ नहीं करती थी और कहाँ अब सारा काम हाथ से करने लगी। पापा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया। अपनी याद में पहली बार मार खाई थी, और वह भी इस उम्र में। शरीर से ज्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज्यादा इस बात का दुख था कि पापा बैठे देखते रहे, पर कुछ नहीं कहा। न अम्मा को मना किया, न मुझे ही प्यार किया। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी, हे भगवान, सब दुख दो पर मेरे पप्पा को पहले जैसा कर दो। वह पहले की ही तरह काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूंगी। सुनवाई की पहली तारीख ही 6 महीने बाद की पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी, जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों की सारा
खर्च मामा ही कर रहे थे। जरूर मामा से छिपा कर कर रहे होंगे, वरना वह तो एक पैसा भी खर्च न करने दे। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी में ठिठुरते हुए जब हमने यह खबर सुनी तो गर्मी की एक लहर ऊपर के नीचे तक दौड़ गई थी। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तभी लगता था कि कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई है जो भीतर ही भीतर खाई जा रही है। हाइजीन में रोग और उनके लक्षण पड़ रखे थे, और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राज यक्षमा के से लग रहे थे। सर्दी में वह जो ठंड खा गई तो 4 महीने तक खांसती रही थी। बाबा की चिट्ठी आई। हिम्मत रखना बेटा, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं, पर ये दिन फिरेंगे जरूर। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कहानी का प्रथम अंश यह समाप्त हुआ। अगला अंश अगली तासिका में हम सुनते हैं।